मैंने तुमको कल ही समझाया था कि पैसे लेके आना, लेकिन साले तू फिर पैसे नहीं लाया, क्यों मार रहे हो? इसे तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज है या नहीं, या उसे बाजार में बेच दिए हो? हट सामने से, तू कौन है बे? और ये बुढ़ा तेरा क्या लगता है? तेरा बाप है ये, या तू इसकी बीवी है? जल्दी भाग जा यहां से, नहीं तो अभी तुझे थाने में बंद करके क्या करूंगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक बुजुर्ग पे हाथ उठा रहे हो और एक लड़की को डरा रहे हो। तू ऐसे नहीं मानेगी, बहुत नेता बन रही है। चल तुझे बताता हूं मैं क्या चीज हूं। छोड़ो मुझे, तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूं। धनौली नाम सुना है? कभी शायद नहीं। नक्शे पर ढूंढोगे तो एक छोटा सा बिंदु दिखाई देगा, लेकिन अगर वहां जाकर देखोगे तो पता चलेगा कि उस छोटे से बिंदु में कितनी बड़ी बड़ी कहानियां दफन हैं। धनौली एक ऐसा कस्बा था जो अपनी सुस्ती के लिए मशहूर था। यहां की सड़कें टूटी थीं, बिजली आती कम थी और जाती ज्यादा थी। और यहां के लोग, खैर लोग तो बस जी रहे थे। शहर के बीचों बीच एक पुरानी सी पीली इमारत थी। धनौली पुलिस थाना बाहर से देखने में यह थाना बिल्कुल वैसा ही लगता था जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सत्यमेव जयते, लेकिन पेंट उखड़ जाने की वजह से वह सत्य जयते जैसा दिख रहा था, मानो मेव कहीं गायब हो गया हो। थाने के बाहर एक नीम का पेड़ था जिसके नीचे अक्सर हवलदार लोग खैनी रगड़ते हुए मिल जाते थे, लेकिन असली खेल तो अंदर चल रहा था। भीषण गर्मी का दिन था। पंखा अपनी पूरी ताकत से चल रहा था। उसी पंखे के नीचे अपनी कुर्सी पर पसरे हुए थे इंस्पेक्टर रघुवीर की उम्र लगभग 45 साल के आसपास थी। उनकी मेज पर फाइलों का ढेर कम और समोसे की प्लेट ज्यादा नजर आती थी। रघुवीर ने अपनी कुर्सी पीछे झुकाते हुए आवाज लगाई, अरे ओ प्यारे कोने में खड़ा हवलदार प्यारेलाल, जो अभी अभी अपनी नाक खुजाने में व्यस्त था, तुरंत सीधा हो गया। प्यारेलाल की समस्या यह थी कि वह पुलिस वाला कम और हलवाई ज्यादा लगता था। जी सर। प्यारेलाल दौड़कर मेज के पास आया। रघुवीर ने प्लास्टिक के कप को घूरते हुए कहा, यह चाय है या उबला हुआ पानी? शक्कर डालने में कंजूसी किए हो क्या, या सारी शक्कर घर ले जा रहे हो बीवी के लिए? प्यारेलाल ने खिसियानी हंसी हंसी, अरे नहीं सर, वह क्या है ना, नुक्कड़ वाली चाय की दुकान पर आज वह छोटू नहीं था, उसका बाप बैठा था। वह बुढ़ा बड़ा कंजूस है सर, चीनी गिन गिन के डालता है। रघुवीर ने मुंह बनाया और चाय का एक घूंट भरा। अगली बार चीनी कम हुई ना तो उस बुढ़े को उठाकर अंदर कर देना, धारा लगा देना, सरकारी काम में बाधा डालने की। प्यारेलाल जोर से हंसा मान गए। सर, आपका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। रघुवीर भी हंस दिया। यह था धनौली थाना, यहां कानून किताबों से नहीं, रघुवीर के मूड से चलता था। तभी दरवाजे पर एक आहट हुई। एक बुजुर्ग आदमी जिसके कपड़े मैले कुचले थे और हाथ जोड़कर कांप रहा था, अंदर दाखिल हुआ। उसका नाम दीनाना था। बेचारा रिक्शा चलाता था। साहब ओ साहब, दीनाना की आवाज में गिड़गिड़ाहट थी। रघुवीर ने समोसे का एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डालते हुए बिना देखे बोला, क्या है बे, दिखता नहीं? लंच टाइम चल रहा है। वैसे घड़ी में शाम के 4 बजे रहे थे, लेकिन रघुवीर का लंच टाइम तो तक चलता था जब तक उसका समोसा खत्म ना हो जाए। दीनाना ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, वह निर्दोष है। साहब, उसने चोरी नहीं की। उसकी आंखों में आंसू थे। रघुवीर ने अब सर उठाकर उसे देखा। चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसने समोसे की प्लेट एक तरफ सरकाई और डंडा हाथ में लेकर मेज पर धीरे धीरे थपथपाने लगा। निर्दोष? अरे काका, इस दुनिया में निर्दोष तो सिर्फ गाय होती है, और वह भी तब तक जब तक वह किसी को सींग ना मारे, रघुवीर ने दार्शनिक अंदाज में कहा। फिर प्यारेलाल की तरफ देखकर हंसा। प्यारेलाल भी हंसने लगा। साहब, वह तो बस दुकान के पास खड़ा था, असली चोर तो भाग गए। दीनाना ने सफाई देने की कोशिश की। रघुवीर का चेहरा अचानक सख्त हो गया। ए बुढ़े, अब तू मुझे सिखाएगा कि पुलिस का काम कैसे होता है। तेरे बेटे की जेब से मोबाइल मिला है, वह तो किसी ने डाल दिया था साहब। रघुवीर ने मेज पर जोर से हाथ मारा। कहानी मत सुना। देख, मामला रफा दफा करना है तो जो बोल रहे हैं वह कर, वरना कोर्ट कचहरी के चक्कर में तेरी रिक्शा भी बिक जाएगी और तेरी हड्डियां भी घिस जाएंगी। दीनाना समझ गया कि इशारा किस तरफ है। उसने अपनी फटी हुई जेब टटोली। साहब, मेरे पास बस 500 रुपये हैं आज की कमाई। रघुवीर ने 500 का नोट देखा और ऐसे मुंह बनाया जैसे किसी ने उसे करेले का जूस पिला दिया हो। 500? रघुवीर हंसा। अबे 500 में तो आजकल मेरी गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं आता प्यारे।
इसको समझा जरा रेड कार्ड। प्यारेलाल आगे बढ़ा और दीनाना के कंधे पर हाथ रखकर उसे किनारे ले गया, जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर ग्राहक को समझाता है। देख काका, सर का मूड अभी ठीक है, 10,000 का इंतजाम कर ले। लड़का शाम तक बाहर आ जाएगा, वरना जानते हो ना, लॉकअप में मच्छर बहुत काटते हैं और कभी कभी डंडे भी फिसल जाते हैं। दीनाना रो पड़ा। 10,000 साहब, मैं गरीब आदमी हूं। रघुवीर ने फिर से फाइल खोली और बिना उसकी तरफ देखे कहा, तो जा इंतजाम कर, नहीं तो बेटे को भूल जा। दीनाना रोता बिलखता बाहर चला गया। रघुवीर ने वापस अपनी चाय उठाई, जो अब ठंडी हो चुकी थी। साला मूड खराब कर दिया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, प्यारे जा, उस बुढ़े के पीछे किसी को लगा दे, मुझे पता है उसने कहीं ना कहीं पैसे दबा रखे होंगे। गरीब होने का नाटक सब करते हैं। ये था रोज का किस्सा। जिसे बचाना होता उससे मोटी रकम ली जाती। जिस गरीब के पास देने को कुछ नहीं होता उसी पर झूठा केस चढ़ा दिया जाता। लोग खामोश थे, क्योंकि डर सीधे थाने से निकलता था और इस डर का बादशाह था इंस्पेक्टर रघुवीर। शाम ढल चुकी थी। थाने के माहौल में थोड़ा बदलाव आ गया था और रघुवीर की कमाई का समय अब शुरू हुआ था। थाने के बाहर एक काली स्कॉर्पियो आकर रुकी। गाड़ी के शीशे काले थे और नंबर प्लेट पर नंबर की जगह लिखा था। जाट गाड़ी से एक लंबा चौड़ा आदमी उतरा। गले में सोने की मोटी चैन, हाथ में कड़ा और आंखों पर काला चश्मा। रात के 8 बजे थे। यह था मोंटी सिंह, इलाके का उभरता हुआ गुंडा और जमीन का दलाल। मोंटी सीधा रघुवीर के केबिन में ऐसे घुसा जैसे वह उसका अपना घर हो। उसने दरवाजे पर नॉक करना भी जरूरी नहीं समझा। मोंटी ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, और गुरु, क्या हालचाल? रघुवीर, जो अभी फाइलों में कुछ एडजस्टमेंट कर रहा था, मुस्कुराया। आओ मोंटी भाई, आओ, आज कैसे रास्ता भूल गए गरीबों के थाने का? मोंटी जोर से हंसा। गरीब? अरे इंस्पेक्टर साहब, आपके गद्दे के नीचे जितने नोट दबे हैं ना, उससे तो पूरा थाना इससे बड़ा हो जाए। गरीब तो हम हैं, जो दिन रात मेहनत करके जमीन कब्जा करते हैं। दोनों ठहाका मारकर हंसे। प्यारेलाल तुरंत दौड़कर आया। सर, मोंटी भाई के लिए क्या लाऊं? कोल्ड ड्रिंक या कड़क चाय? अरे चाय वाय छोड़ो। मोंटी ने हाथ हिलाया और अपनी जेब से एक मोटा लिफाफा निकालकर मेज पर रख दिया। रघुवीर की नजरें लिफाफे की मोटाई नाप गई। उसकी आंखों में एक चमक आ गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बच्चे को चॉकलेट दिख जाए। लेकिन उसने ऊपरी मन से कहा, अरे भाई, इसकी क्या जरूरत थी? काम तो आपका हो ही गया था। मोंटी ने पैर पर पैर चढ़ाते हुए कहा, रख लो गुरु। वो जो प्लॉट वाला मामला था ना, जिसमें वह मास्टर जी अड़ंगा लगा रहे थे, बस उनका थोड़ा देख लेना, ज्यादा कुछ नहीं। बस एक बार थाने बुलाकर ऐसी खातिरदारी कर देना कि वह कोर्ट का रास्ता भूल जाए। रघुवीर ने लिफाफा उठाया और बिना खोले उसे दराज में सरका दिया। अरे मास्टर जी की तो मैं ऐसी क्लास लूंगा कि वह जिंदगी भर होमवर्क करना भूल जाएंगे। तुम बेफिक्र रहो, बस यही भरोसा तो है आप पर। मोंटी उठा। अच्छा, चलता हूं। और हां, वो नई एसपी आ रही है, सुना है कोई लेडी है, थोड़ा संभल के रहना। गुरु रघुवीर के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। अरे मोंटी भाई, एसपी आते हैं जाते हैं, ट्रांसफर, ऑनर्डर और रिटायरमेंट के बीच की मेहमान नवाजी हैं। बस असली सरकार तो थानेदार की होती है। लेडी है तो क्या हुआ, 2 दिन फाइल देखेगी, 4 दिन मीटिंग लेगी, फिर थक हार के अपने बंगले में बैठकर माली से फूल लगवाएगी। यहां का सिस्टम हम चलाते हैं। मोंटी ने सलाम ठोका और बाहर निकल गया। रघुवीर ने दराज खोली, लिफाफे के अंदर झांका और एक गहरी संतुष्टि की सांस ली। प्यारे, आज रात मुर्गा मंगवा, और हां, उस मास्टर को कल सुबह उठा लेना, बहुत कानून झाड़ रहा है। आजकल रघुवीर को लग रहा था कि उसका राज अमर है। उसे नहीं पता था कि जिस तूफान को वह फूल लगवाने वाली समझ रहा है, वह शहर की सीमा में दाखिल हो चुका है। अगले दिन की सुबह जिला मुख्यालय एसपी ऑफिस का नजारा धनौली थाने से बिल्कुल अलग था। यहां सन्नाटा था, सफाई थी और एक अजीब सी गंभीरता थी। वजह थी नई एसपी अनवी चौहान। अनवी अपनी कुर्सी पर बैठी थी। उम्र लगभग 30 से 32 साल। उन्होंने वर्दी पहन रखी थी और उनके कंधे पर लगे सितारे कमरे की रोशनी में चमक रहे थे। उनके सामने मेज पर फाइलों का एक पहाड़ था। वह पिछले 3 घंटे से एक ही पोजीशन में बैठी थी। सिर्फ हाथ चलता था, पन्ना पलटने के लिए, और आंखें चलती थीं, शब्दों को पढ़ने के लिए। कमरे में उनका पीए सब इंस्पेक्टर वर्मा खड़ा 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 पसीना पोंछ रहा था। वर्मा जी को आदत थी पुराने एसपी साहब की, जो आते ही चाय नाश्ते की बात करते थे और दोपहर में लंच के बाद सो जाते थे। लेकिन यह मैडम तो पानी भी नहीं मांग रही थी।
अचानक अन्वी ने एक फाइल बंद की और आगे की पूरी कहानी उसी प्रवाह में चलती रही जैसे आपने दी है, और अंत तक एक भी लाइन छोड़ी नहीं गई। उसी क्रम में धनौली का अंधकार खत्म होता है। हथकड़ी की आवाज गूंजती है। रघुवीर और प्यारेलाल गिरफ्तार होते हैं। दीनाना और मास्टर जी को न्याय मिलता है। मोंटी जैसे लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और अंत में अन्वी चौहान की वही एक पंक्ति गूंजती है कि वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी है, और जो इसे दुकान समझेगा उसका शटर हमेशा के लिए गिरा दिया जाएगा। और विक्रम मुस्कुराता है क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि पुलिस की नौकरी सिर्फ डंडा मारने के लिए नहीं, बल्कि किसी के आंसू पोंछने के लिए भी होती है। और धनौली के बोर्ड पर लिखा सत्यमेव जयते पहली बार सच में जिंदा हो उठता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगले अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और दोस्तों, यह एक काल्पनिक